नमस्कार, टॉप अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के कथित अपमान को लेकर आज अमरावती में भाजपा ने जोरदार प्रदर्शन किया। शहर के राजकमल चौक पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एकत्रित हुए। प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी मुर्दाबाद, कांग्रेस मुर्दाबाद जैसे नारे लगाकर अपना रोष व्यक्त किया। गौरतलब है कि इस प्रदर्शन में भाजपा महिला मोर्चा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिला पदाधिकारियों ने कांग्रेस के व्यवहार की निंदा की और कहा कि प्रधानमंत्री की मां के बारे में अपमानजनक बयान देकर पूरे देश का अपमान किया गया है। भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष सुरेखा लुंगारे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस को सीधी चेतावनी दी। लुंगारे ने कहा कि भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर कांग्रेस माफी नहीं मांगती है तो आने वाले दिनों में और भी तीखा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भाजपा के जिला और नगर पदाधिकारी, कार्यकर्ता और महिला मोर्चा की पदाधिकारी शामिल हुई। नारेबाजी से इलाका गूंज उठा। इस अवसर पर कांग्रेस द्वारा की जा रही घिनौनी राजनीति के खिलाफ भाजपा की लड़ाई जारी रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर दौरे पर हैं। 2023 में मैतेई और कुकी जनजाति के बीच हिंसा भड़कने के बाद पीएम मोदी की यह पहला मणिपुर दौरा है। प्रधानमंत्री आज चुराचांदपुर और इम्फाल में हिंसा से विस्थापित लोगों से बातचीत की। वहीं राज्य में कई परियोजनाओं की शुरुआत और शिलान्यास भी किया। पीएम मोदी ने मणिपुर को 8,500 करोड़ रुपए की सौगात दी, जिसमें से 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन सिर्फ इम्फाल में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनने पर सुशीला कार्की को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा कि नेपाल की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री का पद संभालने वाली माननीय सुशीला कार्की जी को हार्दिक बधाई। भारत नेपाल के भाइयों और बहनों की शांति, विकास और समृद्धि के लिए समर्पित है। भारत और नेपाल 1751 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करते हैं और भारत के 5 राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा नेपाल से मिलती है। भारत और नेपाल के संबंध हमेशा से ही मजबूत रहे हैं। दोनों देशों के धर्म, भाषा और संस्कृति में भी काफी समानताएं हैं। भारत की पड़ोसी पहले नीति के तहत पीएम मोदी मई 2014 में सत्ता संभालने के बाद से 5 बार नेपाल का दौरा कर चुके हैं। वहीं इस दौरान नेपाल के प्रधानमंत्रियों ने 10 बार भारत का दौरा किया। शुक्रवार को नेपाल संसद को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया और 5 मार्च 2026 तक फिर से चुनाव करना तय किया गया है। मध्य प्रदेश के गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट के पास से हिंगलाज रिसोर्ट में नाइट हॉल्ट के बाद शनिवार सुबह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हॉट बलून में सवार हुए, लेकिन हवा की रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा होने से बलून नहीं उड़ सका। इस दौरान उसके निचले हिस्से में आग लग गई, जिसे वहां मौजूद कर्मचारियों ने बुझाया। दूसरी ओर सीएम डॉक्टर यादव जिस ट्रॉली में सवार थे उसे सिक्योरिटी गार्ड्स ने संभाले रखा, जिससे डॉक्टर यादव सुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार शाम को गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट में गांधी सागर फेस्टिवल के 4थे संस्करण की शुरुआत की थी। रात में वे रिट्रीट के पास से हिंगलाज रिसोर्ट में ही रुके थे। उन्होंने क्रूज पर सवार होकर चंबल डैम के बैक वाटर एरिया घूमा। शनिवार सुबह वे रिट्रीट पहुंचे, जहां बोटिंग का लुत्फ उठाया। नवाबगंज की कचरी तिराहा पर पुलिस और अपाचे मोटरसाइकिल से छिनैती की घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश अंकित सिंह के दाहिने पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा आरोपी शिवम यादव को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल फोन, नकदी और एक अवैध तमंचा बरामद किए। ये दोनों आरोपी मोतीगंज, नगर कोतवाली और नवाबगंज थाना क्षेत्र में कई छिनैती की घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। एसपी विनीत जायसवाल ने इन घटनाओं के खुलासे के लिए कई पुलिस टीमों का गठन किया था, जिनकी सक्रियता से यह मुठभेड़ सफल रही और अपराधियों को पकड़ने में कामयाबी मिली। विजयनगर स्थित पीएनटी कॉलोनी में शनिवार को एक पुरानी और सालों से बंद पड़ी दूरसंचार की इमारत अचानक गिर गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे में एक व्यक्ति देवेंद्र
रैकवार घायल हो गया, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी विजयनगर वीरेंद्र सिंह पवार मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू कराया। पुलिस प्रशासन के साथ एसडीआरएफ की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और मलबा हटाने का कार्य शुरू किया। इमारत की हालत पहले से ही जर्जर बताई जा रही थी, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में पहले भी चिंता जताई गई थी। फिलहाल प्रशासन ने आसपास के क्षेत्र को सील कर दिया है और अन्य पुरानी इमारतों की जांच की जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। महोबा जिले के कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के जैतपुर कस्बा स्थित बाईपास रोड पर बने टीसीएफ खाद वितरण केंद्र पर बीते दिन किसानों द्वारा किए गए हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। खाद की किल्लत से नाराज किसानों ने कथित रूप से केंद्र पर मौजूद चौकीदार रामस्वरूप अहिरवार के साथ मारपीट की। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने 10 नामजद और कई अज्ञात किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में SC/ST एक्ट सहित गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। मारपीट की यह घटना कैमरे में कैद हो गई थी, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ता गया। स्थानीय किसानों का आरोप है कि केंद्र में पर्याप्त मात्रा में खाद न होने के कारण उन्हें घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, जिससे नाराज होकर कुछ युवकों ने हिंसक रास्ता अपनाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कन्नौज जिले के ठटिया थाना क्षेत्र में अवैध खनन का बड़ा मामला सामने आया है। बिना पुलिस को भनक लगे एक जेसीबी मशीन क्षेत्र में खनन कर रही थी, जिसे सीओ व खनन अधिकारी की संयुक्त कार्यवाही में मौके से पकड़ा गया। जांच में पता चला कि खनन कार्य को पुलिस संरक्षण में चलाया जा रहा था। आरोप है कि एक सिपाही ने पैसे लेकर खनन माफिया को मशीनें चलाने दी। खनन अधिकारी ने जेसीबी को जब्त कर ठटिया थाने में खड़ा करवा दिया। इसके बावजूद थाने में हंगामा शुरू हो गया। खनन माफिया ने सिपाही से रुपए वापस मांगते हुए जमकर गाली गलौज की और सिपाही से नोकझोंक और पैसे मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सहारनपुर के थाना जनकपुरी क्षेत्र स्थित अस्पताल पुल के नीचे एक चर्चित हेल्थ केयर सेंटर में शनिवार को उस समय हंगामा मच गया, जब परिजनों ने नवजात शिशु को बदलने का आरोप लगाते हुए सेंटर प्रबंधन के खिलाफ जमकर बवाल किया। घटना के दौरान हाथापाई और मारपीट की भी चर्चा है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर हिमांशु शर्मा के हेल्थ सेंटर में प्रसव के बाद उन्हें उनका बच्चा नहीं सौंपा गया, बल्कि किसी और नवजात का उन्हें दे दिया गया। मामला सामने आते ही अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर जनकपुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने की कोशिश की। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने भारी बल तैनात कर दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। परिजनों की ओर से लिखित शिकायत दी गई है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार रात दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक खतरनाक स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक हरियाणा नंबर की आर्टिगा कार में 8 से 10 युवक बैठे हैं, जबकि 3 युवक कार की छत पर लेटे हुए तेज रफ्तार में यात्रा कर रहे हैं। यह घटना दिल्ली से मेरठ की ओर आते समय हुई। घटना के दौरान पीछे चल रहे वाहन चालकों ने इस खतरनाक करतूत का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर वायरल कर दिया। यह न केवल युवकों की जान को जोखिम में डालने वाला था, बल्कि सड़क पर अन्य लोगों के लिए खतरा पैदा कर सकता था। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि काशी टोल प्लाजा पर तैनात कर्मचारियों ने भी इन युवकों को नहीं रोका, न ही एक्सप्रेसवे पेट्रोलिंग टीम ने कोई कार्रवाई की। थाना प्रभारी सतवीर सिंह अथनी ने बताया कि उन्हें इस घटना की जानकारी नहीं थी, लेकिन वीडियो के आधार पर आरोपितों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लापरवाही प्रशासन और टोल प्रबंधन की जिम्मेदारी पर भी सवाल खड़े करती है। कर्नलगंज तहसील के शाहपुर धनावा क्षेत्र में तैनात राजस्व निरीक्षक RI संजय शुक्ला को एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी ने किसान से जमीन की पैमाइश और रिपोर्ट लगाने के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी। पीड़ित किसान ने इस मामले की शिकायत एंटी करप्शन विभाग से की, जिसके बाद टीम ने योजना बनाकर कार्रवाई की। जैसे ही संजय शुक्ला ने किसान से पैसे लिए, टीम ने मौके से ही उसे पकड़ लिया।
इस कार्रवाई से तहसील और राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ यह एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। पकड़े जाने के बाद संजय शुक्ला के खिलाफ देहात कोतवाली थाने में FIR दर्ज कराई गई है। एंटी करप्शन टीम ने उसे हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। यह घटना प्रशासनिक व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार की एक और कड़ी को उजागर करती है और साफ संदेश देती है कि रिश्वतखोरी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नेपाल में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सुशीला सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने संघीय संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया है, जबकि राष्ट्रीय सभा यथावत बनी रहेगी। इस निर्णय के बाद देश की 3 प्रमुख राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस, UML और माओवादी केंद्र ने इसका विरोध जताया है। वहीं विपक्ष की चौथी सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी के नेता लामिछाने ने इस कदम का स्वागत किया है। इस राजनीतिक बदलाव के बीच राष्ट्रपति ने कार्की को नेपाल का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें बधाई दी है और भारत ने सबसे पहले इस नियुक्ति का स्वागत करते हुए दोनों देशों के दीर्घकालिक संबंधों में सुधार की उम्मीद जताई है। नवनियुक्त प्रधानमंत्री कार्की को आगामी 6 महीनों के भीतर प्रतिनिधि सभा के चुनाव कराने का मैंडेट दिया गया है। चुनाव की तारीख 21 गते फाल्गुन यानी 5 मार्च 2026 घोषित की गई है। यह निर्णय नेपाल के राजनीतिक भविष्य को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। इजराइल ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान पर हमला बोलते इजराइल ने कहा कि पाकिस्तान इस तथ्य को नहीं बदल सकता कि अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को उसकी धरती पर शरण दी गई और वही मारा गया। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस्लामाबाद की दोहरी नीतियों की कड़ी आलोचना की। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत डैनी डेनन ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की ओर इशारा करते हुए कहा कि जब बिन लादेन को पाकिस्तान में मारा गया था तो सवाल ये नहीं था कि विदेशी जमीन पर एक आतंकवादी को क्यों निशाना बनाया गया। किसी ने वह सवाल नहीं पूछा। सवाल यह था कि एक आतंकवादी को शरण क्यों दी गई। आज भी वही सवाल पूछा जाना चाहिए। इजराइल ने कहा कि जब बिन लादेन को कोई छूट नहीं मिली थी तो हमास को भी कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए। यह तीखी बहस तब हुई जब वो सुरक्षा परिषद में गुरुवार को कतर की राजधानी दोहा में हमास नेताओं पर इजरायली हमले पर चर्चा हो रही थी। पाकिस्तानी प्रतिनिधि अहमद ने अपने बयान में इजराइल की आलोचना करते हुए कहा कि कतर पर उसका हमला गैरकानूनी और अकारण आक्रामकता थी, जो क्षेत्रीय शांति को कमजोर करने वाले एक बड़े और निरंतर आक्रामक पैटर्न का हिस्सा है। अहमद ने इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के बार-बार उल्लंघन का आरोप लगाया, जिसमें गाजा में क्रूर सैन्य कार्रवाई और सीरिया, लेबनान, ईरान और यमन में बार-बार की गई सीमा पार हमले शामिल हैं। यह बैठक 9/11 हमलों की 24वीं वर्षगांठ के दिन हुई। ओसामा बिन लादेन इस हमले का जिम्मेदार था। संयुक्त राष्ट्र में शुक्रवार को एक ऐतिहासिक फैसला हुआ, जहां भारत समेत 142 देशों ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने और इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को खत्म करने के लिए 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन को मंजूरी दी गई, जो इस दशकों पुराने विवाद को हल करने के लिए चरणबद्ध योजना पेश करता है। इस प्रस्ताव के पक्ष में 142 वोट पड़े, जबकि 10 देशों ने इसका विरोध किया और 12 ने वोटिंग से दूरी बनाई। यह प्रस्ताव फ्रांस और सऊदी अरब की अगुवाई में तैयार किया गया है, जिन्होंने जुलाई में 2 राष्ट्र समाधान को लागू करने के लिए एक उच्च स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया था। इस डिक्लेरेशन में गाजा में युद्ध विराम के बाद फिलिस्तीनी अथॉरिटी को पूरे फिलिस्तीनी क्षेत्र का प्रशासन सौंपने की बात कही गई है। साथ ही इसमें गाजा में हमास के शासन को खत्म करने और उनके हथियार फिलिस्तीनी अथॉरिटी को सौंपने की मांग भी शामिल है। इसके अलावा फिलिस्तीनी नागरिकों की सुरक्षा और शांति समझौते की निगरानी के लिए यूएन के तहत एक अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय मिशन तैनात करने का प्रस्ताव है। भारत ने इस प्रस्ताव का खुलकर समर्थन किया, जो फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की उसकी पुरानी नीति के अनुरूप है। फिलिस्तीनी राजदूत रियाद मंसूर ने इस समर्थन को शांति की उम्मीद करार दी। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव पूरी दुनिया की उस ख्वाहिश को दर्शाता है जो शांति के रास्ते को खोलना चाहती है। उन्होंने बिना इजराइल का नाम लिए कहा कि हम उन लोगों से अपील करते हैं
जो जंग और तबाही का रास्ता चुन रहे हैं कि वे शांति और तर्क की आवाज़ सुने। दूसरी ओर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने वेस्ट बैंक में बस्तियां बढ़ाने के एक समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि यहाँ कोई फिलिस्तीनी राष्ट्र नहीं होगा। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को सुप्रीम कोर्ट द्वारा तख्तापलट की कोशिश के आरोप में दोषी ठहराए जाने के बाद अमेरिका की ट्रंप सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस फैसले से नाराज अमेरिकी प्रशासन ने ब्राजील पर नए प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है, जिससे ब्राजील में चिंता बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोल्सोनारो की सजा को नाइंसाफी करार देते हुए कहा कि वे इस फैसले से बेहद नाखुश हैं। वहीं ब्राजील की सरकार ने भी पलटवार किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपने एक्स अकाउंट पर इसे राजनीतिक साजिश बताया और कहा कि अमेरिका इसका उचित जवाब देगा। रूबियो के बयान को ब्राजील के विदेश मंत्रालय ने अनुचित धमकी करार दिया है। मंत्रालय ने एक्स पर जवाब देते हुए कहा कि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है और बोल्सोनारो को पूरी कानूनी हक दिया गया। रूबियो का बयान हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर हमला है जो हमें डराने में कामयाब नहीं होगा। नेपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। काठमांडू से कर्फ्यू हटा दिया गया है। कर्फ्यू और निषेधाज्ञा को सेना के द्वारा लगाया गया था, जिसे आज सुबह 5 बजे हटा दिया गया। नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन और स्थिति सामान्य होने के बाद सेना ने ये फैसला लिया है। हालांकि सड़कों पर सेना के अभी कुछ दिन और रहने की उम्मीद है। खबर ये भी सामने आई है कि नेपाल में 5 मार्च 2026 से पहले चुनाव होंगे। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने पीएम सुशीला कार्की की सिफारिश के अनुसार वर्तमान प्रतिनिधि सभा का विघटन किया और नई प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन की तिथि निर्धारित की। नेपाल की नवनियुक्त अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने मुलाकात की और मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। साथ ही नेपाल को इस संकट की घड़ी से बाहर निकालने में हर संभव मदद का भरोसा दिया। कांगो के उत्तर पश्चिमी केप्टर प्रांत में दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां एक मोटर चालित नाव के पलटने से कम 86 लोगों की मौत हो गई है। सरकारी मीडिया ने शुक्रवार को इस हादसे के बारे में जानकारी दी है। सरकारी समाचार एजेंसी ने खबर दी है कि यह हादसा बस्सान कुसु क्षेत्र में हुआ। जिन लोगों की मौत हुई है उनमें अधिकतर छात्र थे। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि दुर्घटना का कारण क्या था। हालांकि सरकारी मीडिया ने इसके लिए नाव में क्षमता से अधिक लोगों के सवार होने और रात में नौवहन को जिम्मेदार ठहराया। और कांगो में इससे पहले भी दर्दनाक हादसे हो चुके हैं। हाल ही में यहां आग लगने के बाद एक नाव पलट गई थी। इस हादसे में 50 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग लापता हो गए थे। यह हादसा कांगो नदी में हुआ था। नाव में आग लगने की वजह से तमाम लोग बुरी तरह झुलस गए थे। हादसे के दौरान कई लोगों को बचाया गया। कांगो में अक्सर इस तरह के हादसे होते रहते हैं क्योंकि नाव में क्षमता से अधिक लोगों को सवार किया जाता है। रूस में भीषण भूकंप के झटके महसूस किए गए। कामचटका के पूर्वी तट के पास आया ये भूकंप काफी तेज तीव्रता का था। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 7.4 मापी गई है। रिक्टर पैमाने पर 7 से ज्यादा तीव्रता के भूकंप का मतलब है कि ये इतना भीषण होता है कि इससे इमारतें भी गिर सकती हैं और भारी जन और धन की हानि होती है। रूस में तो 7.4 की तीव्रता का भूकंप आया है। ऐसे में इसकी शक्ति को समझा जा सकता है कि इस भूकंप ने रूस को हिलाकर रख दिया होगा। सितंबर महीने में ही अफगानिस्तान में ही भीषण भूकंप आया था। इस भूकंप में सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी और हजारों की संख्या में लोग घायल हुए थे। यहाँ पर भूकंप की तीव्रता 6.0 रही तब इतनी बड़ी तबाही मची थी। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेज JFZ के अनुसार भूकंप का केंद्र जलालाबाद शहर से 27 किलोमीटर पूर्व में था। इसकी गहराई मात्र 10 किलोमीटर थी। बता दें कि हर साल भूकंप की वजह से दुनिया में काफी बड़ी संख्या में लोगों की जान जाती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।